बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी भाभी रोज़ाना रात को छत पर जाती और मैं सुबह पूछती, भाभी आप छत पर क्या करने जाती हैं? वो कहती, मैं तो जाती नहीं हूँ, मुझे तो डर बहुत लगता है। एक दिन मैं भाभी के पीछे पीछे गई तो भाभी छत पर नजर ही नहीं आई। फिर एक दिन मुझे छत वाले गंदे स्टोर से आवाज़ें आ रही थी। करीब जाकर देखा तो भाभी का सांस फूल रहा था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला मेरा दिल फट सा गया, क्योंकि भाभी वहां पर। मेरा नाम सदफ है। मेरी उम्र 19 साल थी। मेरा एक ही भाई था जो देखने में तो बहुत ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन उसे हमारे खानदान की एक लड़की से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई। शुरू में वो भी मेरे भाई से कहती थी कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, उससे तोहफे और चीजें लेती थी। मेरे भाई की दुकान थी, उसके हाथ में हमेशा बहुत ज्यादा पैसे होते थे। वो मेरी उस कज़न को 4,000 रुपये तो कभी 5,000 रुपये देता था, लेकिन फिर उसके बाद उसने भाई को मना कर दिया क्योंकि वह किसी और से मोहब्बत करती थी। इस बात के बाद भाई खामोश रहने लगा और उसने दुकान पर भी टाइम देना बहुत कम कर दिया। फिर हमें एक दिन पता चला कि वो नशे का आदी हो गया है। हम लोग काफ़ी ख्वार हुए, इधर उधर से उसका इलाज करवाते थे, उसका ख्याल रखते थे। वो फिर से वही हरकत करता था। उसको वास्ते दिए, समझाया, सब कुछ किया, लेकिन उसने कसम खाई थी कि वह अपनी मोहब्बत के पीछे खुद को बर्बाद कर देगा। कहता था कि लड़की के पीछे जान दे दूंगा। अम्मी को और मुझे बहुत दुख होता था। बाबा हमारे मुल्क के बाहर थे, घर तो चल रहा था, लेकिन भाई की वजह से बड़े परेशान थे। फिर उसको एक सेंटर में दाखिल करवाया, जहाँ से उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसके बाद उसने वादा किया कि वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा, लेकिन अब खानदान से किसी ने रिश्ता भी नहीं देना था। मैं कहती थी कि उसकी शादी करवा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। मैंने अम्मी को लाख समझाया कि किसी की बेटी ने कोई डॉक्टरी का कोर्स नहीं कर रखा है जो वो आकर इसको ठीक कर देगी। आप किसी की जिंदगी क्यों खराब करती हैं? आप इसकी शादी ना करें, 1 से 2 साल इसको ऐसे ही गुजारने दें, इसे कहीं अपना काम करने दें और फैसला करे ये कि इसने दोबारा ये काम तो नहीं करना। क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो मेरा भाई ठीक हो ही जाता था, लेकिन फिर से ऐसे कामों में उतर आता था। पर इस दफा भाई ने अम्मी के सर की कसम खाई थी। लेकिन कहते हैं ना कि नशा करने वाले इंसान पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन अम्मी का भाई की कसम पर यकीन था। अम्मी ने कहा, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता है, मेरा बड़ा प्यारा बेटा है। बस अम्मी ने खानदान से बाहर लड़की तलाश कर ली, क्योंकि खानदान में से किसी ने भी उसको रिश्ता नहीं देना था। शादी में भी ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, सीधी सी निकाह की रस्म कर दी। वो लोग भी काफी गरीब थे और ऐसा लगता था कि अपनी बेटी की शादी बहुत जल्द करना चाहते हैं। भाभी देखने में काफी खूबसूरत थी। मुझे तो वैसे भी दुख हो रहा था कि इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की की शादी भाई से करवा रहे हैं, जो इंसान खुद को ही नहीं संभाल पाएगा, अपनी बीवी और अपने बच्चे को कैसे संभाल पाएगा। लेकिन अम्मी ने कहा कि खबरदार, जो तूने ये बात अपनी भाभी को बताई नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मैंने कहा कि मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं हूं तो आप लोगों की तरफ ही, लेकिन जो आप कर रहे हैं ना वो गलत है। अम्मी का कहना था कि सिर्फ हम ही तो गलत नहीं कर रहे हैं और इस दुनिया में कोई गलत नहीं कर रहा। तू ज्यादा नेक परवीन ना बन और चुप करके बैठ जा। लेकिन जब शादी हो गई तो सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था। हफ्ते के बाद मुझे अपने कमरे की छत पर किसी के कदमों की आवाज आई। मुझे लगा कोई चोर है, लेकिन भाई को जब जाकर बताने लगी तो वो कमरे में नहीं था। पता नहीं कहाँ था, लेकिन भाभी भी वहां पर नहीं थी। फिर सोचा कि भाई और भाभी ही ऊपर गए होंगे। नई नई शादी है, मौसम भी बहुत अच्छा था, शायद छत पर चले गए होंगे दिल की बातें करने के लिए। पर थोड़ी देर के बाद भाई बाथरूम से निकला और भाभी कमरे में नहीं थी। उसने मुझसे पूछा तो भाभी नीचे आ चुकी थी और कहने लगी कि वो पानी पीने गई थी। भाभी ने झूठ बोला था, क्योंकि वो पानी पीने नहीं गई थी, वो तो छत पर थी और मुझे आवाज भी आई थी, लेकिन मैंने ये बात नहीं बताई। पर भाभी आधी रात को छत पर क्या करने के लिए गई थी? उनका छत पर क्या काम था? हमारी छत बहुत सी फजूल सी थी। हम लोग तो उसे महीने में 1 दफा ही साफ करते थे और एक छोटा सा स्टोर भी था जहाँ पर बहुत ही गंद और सारे घर का कार कबाड़ पड़ा हुआ था। साथ ही हमारे घर की दीवारें दूसरे घरों से मिलती थी, तो भाई गुस्सा होता था कि ऊपर नहीं जाना है। हम लोग छत पर सोते भी नहीं थे, क्योंकि भाई को ये शक होता था कि रात को कोई देख ना रहा हो। इस मामले में मेरा भाई अच्छा था। शायद इस मामले में सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं।
उनको अपने घर की औरतों की हिफाजत करनी होती है। भाभी आने के बाद भाई ने नशे को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन चुप रहता था। भाभी भी खामोश थी। मैं उनसे उनकी कोई बात जानने की कोशिश करती। नई नई शादी हुई थी तो उनको चढ़ाने की कोशिश करती थी हंसी मजाक के लिए कि भाई ने मुंह दिखाई में क्या तोहफा दिया। तो भाभी ने कहा कि अंगूठी दी थी, लेकिन वो ज्यादा खुश होकर ये बात नहीं बता रही थी। मैंने कहा सैर करने के लिए कहाँ जाएंगे? तो कहने लगी कि अभी तो बड़ी गर्मी है, अभी नहीं जा सकते, फिर कभी जाएंगे। इस तरह की बातें जैसे उनकी शादी हुई थी, लेकिन वो भी भाई की तरह ही थी, उसका दिल भी मरा हुआ था। मैंने कहा कि सही कहते हैं, जैसा आदमी होता ना वैसी ही उसको औरत मिल जाती है। भाई और भाभी दोनों का ही मिजाज एक जैसा था। फिर मैंने ये महसूस किया अगले दिन कि रात को फिर से छत पर कोई था और भाभी अपने कमरे में नहीं थी, लेकिन भाई सुकून से सो रहा था। अगले दिन मैंने भाभी से पूछा कि आप छत पर क्या करने गई थी? तो कहने लगी कि मैं तो छत पर गई नहीं थी, तुम लोगों का तो घर बड़े पुराने जमाने का बना हुआ है और वैसे भी मैंने छत पर क्या करना है, और मुझे तो डर भी बहुत लगता है, वैसे भी मैंने छत पर क्या करना होगा। बात तो ठीक थी उनका कोई काम तो नहीं था छत पर, लेकिन ये बात अपनी जगह थी कि वो छत पर जाती जरूर थी और रोज जाती थी, और उस टाइम जाती जब भाई सो रहा होता था। मेरी नींद वैसे भी बहुत अच्छी नहीं थी और आजकल मैं प्राइवेट एफए की तैयारी कर रही थी, तो रात को ही बैठकर पढ़ाई किया करती थी। पूरा दिन तो कामों में गुजर जाता था। नई नई शादी थी, घर में बहुत मेहमान आ रहे थे भाभी को देखने के लिए। मेहमानों को भी समझाया था कि वो मुंह से कोई बात ना निकाले। हमारे अपने ही रिश्तेदार थे, उन्होंने जब देखा कि मेरा भाई अब बिल्कुल ठीक है और ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहा, तो फिर उनको भी गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई शौक नहीं था। अगर कोई बात करता तो हमें पता चल जाता कि बात किसने की है, तो हम फौरन उसका गिरबान पकड़ लेते कि क्यों किसी का घर बर्बाद करते हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने भाभी के छत पर जाने वाली बात अम्मी को ना बताई, क्योंकि अम्मी जज्बाती सी थी, उन्होंने सीधा ही जाके पूछ लेना था। पर मैं बड़ी हैरान थी। एक दिन मैं छत पर चली गई, मैंने देखा कि छत पर तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ वैसे ही पड़ा था। फिर भाभी ऊपर क्या करने जाती थी? मुझे नीचे आते हुए भाई ने देख लिया और मुझे डांटना शुरू कर दिया कि क्या करने गई थी ऊपर, क्या काम है तुम्हारा वहां से सारा शहर नजर आता है, जब कोई खड़ा होता है तो शहर वाले उसे देख सकते हैं, फिर तुम क्यों ऊपर गई थी? अब मैं भाई को क्या कहती, मैं तो बस चेक करने के लिए गई थी कि तुम्हारी बीवी तो रोज रात को छुप कर जाती है। खैर मैं भी खामोश होगी, तो वो कहने लगे कि बोलती क्यों नहीं हो? मैंने कहा कि जवाब दूंगी तो फिर कहेंगे कि जवाब दे रही है, मैं कहाँ जाऊं? अम्मी ने भी कहा कि ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो कपड़े भी नीचे डालते थे, धुले हुए छत पर जाने का हमारे पास कोई बहाना नहीं था। लेकिन फिर भाभी ऊपर क्यों जाती थी? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की खुशी किसी के लिए मातम बच जाती है, और ऐसा ही हुआ। भाई जिस कजिन से शादी करना चाहता था उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ था। यह खबर हमारे घर में आ गई मिठाई के साथ, और भाई वहीं पर बैठा हुआ था। अगर भाई ना बैठा होता तो हम भाई को ये बात ना बताते, लेकिन भाई को ये बात पता चल गई। भाभी किचन में थी, भाई की हालत अचानक से खराब हो गई, वो इधर उधर भागने लगा और घर से निकल गया। हम जानते थे वो क्या करने जा रहा है। उसने ये सोचा होगा कि अगर मेरी शादी हो जाती तो आज मैं इस बच्चे का बाप होता और मुझे मेरे ख्वाबों की लड़की मिल चुकी होती और वो खुश होता। कुछ भी कह लो, पहली मोहब्बत को भुलाना आसान नहीं होता, वो भी ऐसी मोहब्बत जो आपने इस कदर टूट कर की हो। लेकिन वो लड़की भी बड़ी फजूल थी। उसने भाई को सीधा सीधा ये नहीं कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ तो बस तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसने कहा कि जिससे मोहब्बत करती हूँ वो तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छा है और तुमसे ज़्यादा कमाता है, उसका घर बहुत बड़ा और मैं उसके साथ शादी करूँगी। उसने तो बाकायदा भाई का दिल तोड़ा था। भाभी बाहर आई, कहने लगी क्या हो गया है, कोई मसला है क्या घर में? तो अम्मी ने कहा कि कुछ नहीं, वो किसी बात पर गुस्सा करके घर से चला गया है, उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर उसके बाद अम्मी ने भाभी को अपने पास बिठाया और कहा कि बेटा इस घर में एक छोटा सा मेहमान आ जाना चाहिए। तुम लोगों की शादी को 2 महीने हो गए हैं, लोग तो पहले महीने ही खबर सुना देते हैं। मुझे पता है कि मैं बहुत जल्दी में ये बात कह रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, हमारे घर में बड़ी ज़रूरत है रौनक की। हम सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी, सारे उसकी तरफ मतवज्जो हो जाएंगे। लेकिन तुम भी पढ़ी लिखी हो, कहीं तुमने अपने साथ कुछ किया तो नहीं है? मैंने अम्मी की तरफ हैरान होकर देखा कि आपको ऐसी बात करने की क्या ज़रूरत थी। तो भाभी ने कहा कि अम्मी जब आपका बेटा चाहेगा तो मैं माँ बन जाऊंगी, बाकी मैंने अपने साथ कुछ भी नहीं किया है। भाभी इस तरह कह के
واپس کچن میں چلی گئی اور کھانا پکانے لگی۔ امی اس بات کا مطلب سمجھ گئی، اس کا مطلب کہ بھائی بھابھی کو ان کا حق نہیں دے رہا تھا۔ امی نے اپنا سر پکڑ لیا اور میں نے امی کو دھیمی آواز میں کہا کہ آپ ایک اجڑے ہوئے مرد کی شادی کروائیں گی تو ظاہر ہے وہ ایسا ہی کرے گا، کیونکہ یہ عشق ہوتا ہی ایسا ہے۔ عاشق تب زیادہ غصہ نہیں ہوتے ہیں جب ان کی محبوبہ کی شادی ہو جاتی ہے، ان کا دماغ تب خراب ہوتا ہے جب ان کی اپنی شادی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی محبوبہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے۔ میری امی نے مجھے کہا کہ تم مجھے محبت کے فلسفے نہ سمجھاؤ اور دعا کرو کہ تمہارے بھائی نے تمہاری بھابھی کو اپنے پہلے چکر کے بارے میں نہ بتا دیا ہو۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن بھابھی بھائی کی طرف کچھ زیادہ دھیان نہیں دیتی، بھائی کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ سیر کرنے جائیں تو انہوں نے خود ہی انکار کر دیا، اور بھابھی کا بھی کچھ الگ ہی دماغ ہے، یہ بھی بھائی کو اس طرح سے اپنی طرف مائل نہیں کر رہی ہے جبکہ اتنی خوبصورت ہے۔ ویسے عجیب بات تھی، جن موضوعات پر ہم بات کر رہے تھے یہ بھائی اور بھابھی کے پرسنل موضوعات تھے، لیکن ہمارے گھر کی خوشیاں اور ان سے جڑی ہوئی تھی، اس لیے ہم زیادہ پریشان نظر آتے تھے، جبکہ نہ بھائی کو اس بارے میں کوئی فکر تھی اور نہ ہی بھابھی کو۔ رات کو امی نے بھائی کو بھی سمجھایا کہ وہ پہلی عورت نہیں ہے اس دنیا کی جو بچے پیدا کر سکتی ہے، اس نے اگر اولاد پیدا کر لی ہے تو تیری بھی تو اولاد پیدا ہو سکتی ہے، تو بھی اولاد پیدا کر لے۔ میں نے ایک بار پھر سے دیکھا کہ بھابھی نیچے نہیں تھی اور چھت والا دروازہ کھلا تھا، یعنی وہ اوپر گئی تھی۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی، لیکن جب میں نے دیکھا تو وہ چھت پر موجود نہیں تھی، پتہ نہیں کہاں تھی، شاید واپس نیچے آ گئی تھی، اس لیے میں نے بھی نیچے آنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن نیچے بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میں تو واپس اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ مجھے کسی ہلچل کی آواز آئی تھی، اگر مجھے بھائی دیکھ لیتا تو پھر سے مجھے ڈانٹتا۔ بھائی اور بھابھی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے دونوں میاں بیوی نہیں ہیں اور جیسے ان کی شادی کو کوئی 20 سال ہو گئے ہیں۔ یہ ساتھ بیٹھے ہوتے تو ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے تھے، ان کی ایسی کوئی بات نہیں تھی جو ہمیں پتہ چل جاتی، کیونکہ جب گھر میں کسی نئے شادی شدہ جوڑے کی شادی ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپس میں پیار محبت کی بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، اشاروں میں بات کر رہے ہیں، کہیں باہر آنا جانا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ایک دن کوئی پھر سے چھت پر گیا اور اس دفعہ تو میں نے باقاعدہ طور پر بھابھی کو جاتے ہوئے دیکھا، اس لیے فیصلہ کیا کہ میں بھی جاؤں گی۔ پر بھابھی تو مجھے پھر سے نظر ہی نہیں آئی، لیکن آج میں نے خود ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ چھت پر تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کہیں غائب ہو جاتی، کیونکہ واپسی کے راستے پر تو میں کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اس کمرے میں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگیں جو چھت پر بنا ہوا تھا اور جہاں ہمارے گھر کا سارا کباڑ پڑا ہوا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی، بھابھی سامنے کھڑی تھی، ان کی سانس پھولی ہوئی تھی اور وہ مجھے دیکھ کر بری طرح حیران تھی۔ وہاں پر ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور بھی تھا جو وہاں سے فوراً نکل کر بھاگ گیا اور میں اس کا چہرہ بھی نہ دیکھ پائی۔ میں نے کہا کہ بھابھی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا آپ میرے بھائی کو دھوکہ دے رہی ہیں؟ میں نے تو شور ڈال دیا اور بھابھی کو کہا کہ سب کو سب کچھ بتا دوں گی، آپ کو اس گھر میں بھی رہنے نہیں دوں گی، آپ نے بہت برا کیا، آپ نے اچھا نہیں کیا، ہمارے گھر میں آپ نے گندگی کر دی، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میری بھابھی میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور رونا شروع ہو گئی، کہنے لگی سب کو سب کچھ بتا دو، لیکن سب کو بتانے سے پہلے میری بات بھی تو سن لو۔ تمہارا بھائی نشہ کرتا ہے اور تم نے یہ بات ہم سے چھپائی تھی، یہ تو پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن شادی کی پہلی رات اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے نہیں کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ میں شادی سے پہلے کسی کو پسند کرتی تھی، لیکن جب تمہارے بھائی سے شادی کر لی تو اس کا دل توڑ دیا اور اسے کہا کہ دوبارہ میرے بارے میں سوچنا بھی نہ۔ سوچا تھا کہ اپنے شوہر کی بن کے رہوں گی اور صرف اسی کے ساتھ زندگی گزاروں گی، لیکن تمہارے بھائی نے صاف کہہ دیا کہ مجھے کبھی بھی شوہر والی رفاقت اور محبت نہیں دے سکتا اور مجھے سب کے سامنے جھوٹ بولنا ہوگا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ دن اسی طرح سے گزرنے لگے، پر آہستہ آہستہ میرا دل تنگ ہونے لگا اور میں نے پھر سے اپنے پرانے رشتے کو بحال کر لیا۔ تو کیا برا کیا؟ اور میں کیا کرتی؟ تم میری جگہ ہوتی تو تم کیا کرتی؟ میں نے کہا کہ میں پھر بھی ایسا غلط نہیں کرتی۔ بھابھی نے کہا کہ تم میری جگہ نہیں ہو نا، اس لیے۔ بھابھی نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا اور میری منتیں کی کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا، میں سب کچھ ختم کر دوں گی، لیکن اپنے بھائی کو بھی تو سمجھاؤ۔ میں نے کہا کہ آپ نے جو کیا وہ گناہ ہے۔ اس نے کہا کہ اسے میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو، مجھے اپنے ماں باپ کی قسم ہے میں ایسا دوبارہ نہیں کروں گی۔ میں نے اپنی بھابھی کو ایک موقع دینے کا سوچا، کیونکہ ویسے بھی گھر میں مصیبتیں بنی تھیں اور یہ بات میرے بھائی کے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہیں ہونی تھی۔
क्योंकि वो पहले से ही मुश्किल से खुद को संभाल कर बैठा था। मेरी भाभी ने वादा किया सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 2-3 महीने गुजर गए, मुझे लगा सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन मुझे अपनी भाभी पर भरोसा नहीं था। मैं उन पर नजर रखती थी। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि जिसके साथ मेरा ताल्लुक था उसकी शादी हो गई है और वो बाहर के मुल्क चला गया है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे सबूत भी दिखाया। मैंने कहा सारी जिंदगी में ये बात नहीं भूलूंगी और आपने भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन भाभी ने कहा कि तुम्हारे भाई का रवैया तो मेरे साथ अभी भी ठीक नहीं है, उसको कोई नहीं समझाता है। मैंने कहा कि मैं अपनी अम्मी से बात करूंगी और ये मामला भी हल करवा दूंगी, तब तक आप आराम से अपने घर में बैठें। भाभी भी कभी तो बातों बातों में बताती थी कि जिस शख्स से मोहब्बत थी वो बहुत अच्छा था और मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन हमारी जात का नहीं था, इसलिए अम्मी ने उससे मेरी शादी नहीं करवाई। उसके साथ अगर आज मेरी शादी हो जाती तो मैं बाहर के मुल्क चली जाती और खुश हो जाती। मैं भाभी को डांटती थी कि आप ऐसी बातें सोचना भी छोड़ दें और अब आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। वो कह रही थी कि तुम नहीं समझती, मोहब्बत ऐसी ही होती है। और मुझे पछताना पड़ा। काश कि मैंने भाभी को उसी शख्स के साथ जाने दिया होता जो उनको अपनाने को तैयार था, तो आज एक और जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती, क्योंकि मेरे भाई ने खुदकुशी कर ली थी। हमारे लिए खत भी छोड़ा था जिसमें लिखा था कि उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता था और उसके अलावा किसी और का नहीं हो सकता, अपनी बीवी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रख सकता, मुझे माफ कर दिया जाए। हम गम से निढाल थे, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भाभी का हो गया। जो उनसे मोहब्बत करता था वो शख्स भी उनको छोड़कर चला गया और उनके शौहर ने भी ये दुनिया छोड़ दी। वो भी पत्थर की बनी बैठी थी। उनको देखकर मुझे अफसोस हो रहा था। अब उनका इस घर में कोई काम नहीं था। वो कभी हमारी भाभी बनी ही नहीं, क्योंकि भाई ने कभी उनको उनकी बीवी का मकाम ही नहीं दिया। अगर भाई का कोई बच्चा आने वाला होता तो भाभी भी हमारे साथ ही रुक जाती, लेकिन वो इस घर से चली गई और फिर कुछ अरसे के बाद पता चला कि भाभी ने भी खुदकुशी कर ली है। आखिर में मैं इतना कहना चाहूंगी कि दोनों बेचारे मोहब्बत के मारे इस दुनिया से चले गए। चाहते तो एक दूसरे को संभाल सकते थे, क्योंकि कहते हैं कि दो ऐसे लोग जिनके दिल टूटे हुए हों वो एक दूसरे को संभाल सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने एक दूसरे को मौका ही नहीं दिया और दोनों ही अपनी अपनी मोहब्बत के पीछे खार होकर इस दुनिया से चले गए। कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किसी का दिल तोड़ना है और सबसे बड़ा सवाब का काम उस टूटे हुए दिल को जोड़ना है। लेकिन भाई और भाभी ये नहीं कर सके और इस दुनिया से चले गए। आज भी अकेली बैठी होती हूँ तो उनकी शक्ल मेरी आंखों के सामने आ जाती है। कभी कभी सोचती हूँ कि जब इतनी बड़ी बात को छुपा लिया था तो उसको उस शख्स के साथ भेज दिया होता, कम से कम उनकी जिंदगी बच जाती। और वो लड़की जिसने मेरे भाई का दिल तोड़ा वो आज भी अपनी जिंदगी में खुश है, उसके साथ कोई नुकसान नहीं हुआ। या उसका इंसाफ उस दुनिया में नहीं होगा, पर शायद उसका इंसाफ आखिरत में होगा। घर में और मेरी अम्मी हम दोनों ही रह गए हैं। इस घर का माहौल बहुत ही अजीब सा हो गया है। बस अपने अपने कामों में लगे रहते हैं और जिंदगी कटती जा रही है। अम्मी कहती हैं कि तेरी शादी करूंगी, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। भाई और भाभी की बहुत याद आती है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फौरन कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।